देखिए, ये आपकी जो क्लास 10th की साइंस है उसके चैप्टर 3 की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 जो है धातु अधातु वाला, इसमें फर्स्ट वीडियो ला चुके हैं। उसमें हमने यही बताया था कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, उनके अपवाद। इस वीडियो में हम धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इन सभी वीडियोज़ को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। यह आपके क्लास 10th की स्पेशल सीरीज लाई जा रही है। इसमें देखो, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3, नाम क्या है? धातु एवं अधातु। आज 16 अगस्त वार फ्राइडे। ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट ला चुके हैं। देखो, हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन साथ क्रिया धातुओं की, अम्लों के साथ क्रिया। इनके अलावा हम अन्य क्रियाएं भी पढ़ेंगे अम्लों के साथ और अन्य भी, लेकिन इसमें तो हम इतने ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन साथ क्रिया धातुओं की। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले जल के साथ, नहीं, ऑक्सीजन साथ। ऑक्सीजन साथ क्रिया, ऑक्सीजन यानी O2। क्रिया कहें अब क्रिया कहें, एक ही बात। धातुएं जब ऑक्सीजन साथ क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। ऐसा आप जानते हैं? तो लिख सकते हैं हम धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। जैसे कोई हम एग्जांपल के लिए धातु लें, सबसे अच्छी धातु हमारी मैग्नीशियम। इसको कभी भी ले लो, साथ में ऑक्सीजन साथ क्रिया बनाई, क्रिया करी तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड, जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। धातु की जगह जो धातु आएगी उसका नाम लिख देंगे। कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड।
हम बात करें और अन्य धातुओं की, तो सभी धातुएं जो हैं वो समान रूप से ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं करती हैं। कोई तो तीव्र अपक्रिया करेगी, कोई मंद, कोई कैसे, इनको जान लेते हैं। देखो हमारे पास जैसे कुछ धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये तीव्र अपक्रिया करेंगी। ये कैसे करेंगी? तीव्र अपक्रिया, बहुत ज़्यादा तीव्र। जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क में आएंगी आग पकड़ लेंगी। जो आपकी हैं मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो इन पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाएगी। यानी ये जो धातुएं हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड की इनके ऊपर एक परत जम जाएगी और इनका दोबारा ऑक्सीकरण नहीं होगा। एक बार ये ऑक्सीकरण होगा, ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाएगी। और धातुओं की बात करें, जैसे आयरन है, इसका दहन नहीं होता, यानी ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती। लेकिन जैसे ही जो ज्वाला है, जो लौ है, उसमें इसका चूर्ण डालेंगे तो जलने लगेगा। आयरन का दहन नहीं होगा लेकिन इसका चूर्ण ज्वाला में जलने लगेगा। ऐसे ही कॉपर धातु की बात करें, इसका भी दहन नहीं होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ेगी, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी। कैसी परत बनेगी? काले रंग की। किसकी? कॉपर ऑक्साइड की। तो इन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। इसके अलावा एक बिंदु और है कि सिल्वर और गोल्ड, यानी चांदी और सोना, ये बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं करती हैं। चांदी और सोना, ये तुम्हें याद रखना है। हमें लिखना क्या है? इन्हीं पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं नॉर्मली। फिर कि जो विभिन्न धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न अक्रियाशीलता दर्शाती हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से अक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अक्रिया करती हैं, उदाहरण के लिए सोडियम और पोटेशियम। ये खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे ऑक्साइड की एक परत इनके ऊपर चढ़ जाएगी, इससे इनका पुनः ऑक्सीकरण नहीं होगा। लोहा यानी आयरन, इसका दहन नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर इसका दहन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ज्वाला में या लौ में इसका चूर्ण डालते हैं आयरन का, और तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर का दहन नहीं होता है, इसके ऊपर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, जिसे कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। और अत्यंत उच्च ताप पर सिल्वर और गोल्ड, चांदी, सोना या सोना चांदी, इनका दहन नहीं होता, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। इन्हीं पॉइंट्स को अब हम बिंदुओं के रूप में लिखेंगे। आप लिख लें, अच्छा रहेगा। चाहे आप 2 दिन बाद देखें, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये वीडियो हमेशा ही उपयोगी रहेगी। जब भी देखें इसको लिख सकते हैं। देखो इनको बिंदु के रूप में लिखते हैं कि विभिन्न, अगर ये छोटे अक्षर दिखाई दें तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन के साथ
अक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है या भिन्न भिन्न दर्शाती हैं। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तीव्र अपक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तीव्र अपक्रिया करती हैं, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा लेड, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। ऑक्साइड की परत इनके ऊपर चढ़ जाएगी। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जिसकी परत इन पर चढ़ जाती है। जो इन्हें पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है या रोकती है। पुनः ऑक्सीकरण नहीं होने देगी ये जो ऑक्सीकरण की ऑक्साइड की परत चढ़ी है। वैसे हम कर सकते हैं, अन्य विधियों से करेंगे भी। एल्युमिनियम का एनोडीकरण करेंगे, इसके ऊपर एक और परत चढ़ाएंगे। अभी उसको हम बाद में जानेंगे, पहले इन्हीं पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट। अगला पॉइंट आयरन। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, परंतु बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है और जलेगा तो क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। ये हमारा तीसरा बिंदु हो गया। चौथा है कॉपर का।
सीधा लिख देते हैं, कॉपर का दहन नहीं होता है, लेकिन जैसे कॉपर को दहन के लिए रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगी और इस गर्म कॉपर पर क्या चढ़ जाएगी, ऑक्साइड की परत, जिसका रंग होगा काला। लेकिन गर्म धातु पर यानी गर्म कॉपर पर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर भी जान लिया अगला पॉइंट। अगला जानेंगे सिल्वर और गोल्ड का, कि सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं करते हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ वीडियो को। सही दिख रहा है, लगभग काम चल ही जाएगा, काम ही चलना है। ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं, सिल्वर एवं गोल्ड अन्य दूसरा पर भी ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं करती हैं। देखो ये हमारे बिंदु हो गए, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, बदलाव होगा इनके रासायनिक संगठन में, ये तो हम जान चुके हैं। ऑक्सीजन साथ, पहला पॉइंट, धातुओं की ऑक्सीजन साथ क्रिया, तो पढ़ रहे हैं धातुएं ऑक्सीजन साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन सभी धातुएं जो हैं ऑक्सीजन साथ समान अवक्रिया नहीं करती हैं, सब भिन्न भिन्न अवक्रिया दर्शाती हैं। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ तीव्र अवक्रिया करती हैं, सोडियम पोटेशियम तुरंत जलने लगेंगी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड जैसे ही अवक्रिया करेंगी धातु ऑक्साइड की परत इनके ऊपर चढ़ जाएगी, इससे उनका पुनः ऑक्सीकरण नहीं होगा आसानी से। तीसरा पॉइंट है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लोहे को जैसे गर्म करते हैं उसका दहन नहीं होता है, लेकिन जैसे बर्नर की ज्वाला में या ज्वाला में खाली लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वो जलने लगता है। अगला पॉइंट था कि कॉपर का भी दहन नहीं होता गर्म करने पर, लेकिन इसको गर्म करते तो काले रंग की ऑक्साइड की परत इसके ऊपर चढ़ जाएगी। सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी अत्यंत उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन साथ क्रिया नहीं करते हैं, यानी इनका दहन नहीं होता है। किनका? एक ऑक्सीजन का नहीं, एक तो इसका दहन नहीं होगा, एक उसका दहन नहीं होगा, इसका हो जाएगी चांदी, उसका हो जाएगा सोना। खूब ज़्यादा ताप बढ़ाएं तो भी। इनके लिए कैसा ताप चाहिए? सामान्य ताप। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि सामान्य ताप पर इन पर ये परत चढ़ जाती है। हमने ऑक्सीजन लिख दिया, एक ही बात है, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं लिखते तो क्या कर लिखते? सामान्य ताप पर इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। बाकी ये पॉइंट हो गया कंप्लीट, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इस सोडियम पोटेशियम वाले पॉइंट को। ये पानी के साथ भी तुरंत क्रिया करेंगे, जलने लगेंगे, वायु के साथ जैसे ऑक्सीजन संपर्क में आएंगे तुरंत जलने लगेंगे, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो इसी पॉइंट को लिखते हैं। ये इतना हो जाए, इतना हो जाए, इसके बाद ये पॉइंट्स,
इन्हें लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में कुछ। पहला है सोडियम एवं पोटेशियम, हिंदी में लिखेंगे सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं एक बार मैं चेक करता हूँ इसको। अभी पता नहीं पिछले वाला साफ था या नहीं, तो मैंने उसमें बोला था एक एक शब्द, उससे आप सुन के काम चला सकते हैं। अभी मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। तो इधर से यहाँ देखें, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क में आती हैं या वायु के संपर्क में आती हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं, ये तो ब्रैकेट में ही बंद कर देते हैं। जैसी धातुएं वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत उच्च अपघर्षणशील क्या है, धातुएं हैं, यही कारण है। तुरंत आग पकड़ लेती हैं, इसलिए चलो उसको लिख देते हैं कारण को। क्योंकि ये उच्च अपघर्षणशील धातुएं हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते थे कि सोडियम और पोटेशियम इतनी उच्च अपघर्षणशील धातुएं हैं कि वायु के संपर्क में आने पर ही आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन तेल में मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि ये उच्च अवक्रयशील धातु हैं, जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगी खुले में रखी जाएंगी तुरंत आग पकड़ लेंगी, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि जो धातु ऑक्साइड बने हमारे पास, इनकी प्रकृति कैसी होती है। पहले भी जान चुके हैं, इससे पिछले चैप्टर में भी जान चुके हैं कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ये हम पहले भी जान चुके हैं, ये नोट में ही दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सोडियम पोटेशियम वाला, मिट्टी के तेल में रखते हैं। दूसरा पॉइंट इनके प्रकृति क्षारीय, जल में घुलकर क्या बनाएंगे? क्षार। जैसे कि ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, Na+O2, तो क्या बना? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसको ये जल में घुलकर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षार, क्षारीय प्रकृति है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड में ये क्या है? धातु ऑक्साइड, जल के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा? क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यही कह रहे हैं हम भी कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जल में घुलकर क्या बनाएंगे? क्षार। या फिर ये अम्लों के साथ क्रिया कर क्या बनाएंगे? लवण और जल। एक ही बात है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है नोट में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको सुने। होता क्या है, हम अभी जान रहे हैं कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय है, लेकिन एक पॉइंट यह भी है कि कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, यानी धातु ऑक्साइड हैं, क्षारीय प्रकृति भी है, साथ में अम्लीय प्रकृति भी है। नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय है, जबकि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के भी हैं और क्षारीय प्रकृति के हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को कहेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी यानी जो दोनों का गुणधर्म रखते हैं, उभय दोनों में जो आए, कॉमन आए, तो दोनों यानी अम्लीय प्रकृति के भी हों, क्षारीय प्रकृति के, उनको कहेंगे उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। ऐसे हमारे पास दो ऑक्साइड हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड। इनको लिख लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये कैसे हैं? दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के। ये अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया कर क्या बनाएंगे? लवण और जल। तो ऐसे धातु ऑक्साइड
जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अम्ल लिया, और ये क्या हमारे पास, क्षारक। चूंकि उभयधर्मी ऑक्साइड है इसलिए अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस जल, जल नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में जल। ये हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, ये अम्ल है, तो ये इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्युमिनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में जल। ये आपका एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनेट है, साथ में जल। आपने ध्यान तो दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इसका सूत्र हम पहले भी लिख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि धातुओं की क्षारकों के साथ क्रिया, जैसे सोडियम जिंकेट बनाया, उसके बाद सोडियम एल्युमिनेट, तो वहाँ इसका सूत्र हमने गलत लिखा था। इसका सूत्र क्या है, ये, इसको ही रखना याद, इसका नाम है सोडियम एल्युमिनेट। ये क्या है, लवण है, ये भी क्या है, लवण। इन पॉइंट्स को एक बार सुने ध्यान से, ये तो समझ में आ गया होगा। मिट्टी के तेल में डुबो कर रखेंगे सुरक्षित, इनकी प्रकृति क्षारीय। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाएं, उसको भी आप लिख सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इनके बाद ये अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, तो ये हमने अभी जाना। ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसके बाद अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले, एल्युमिनियम जैसे ही
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्साइड की परत जम जाएगी। इसको और अधिक सुरक्षित करेंगे। कैसे? इस पर ऑक्साइड की एक और परत चढ़ाएंगे, उसे कहेंगे एनोडीकरण। तो एनोडीकरण के बारे में जानते हैं, इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बाकी हम चलते हैं। तो लिखते हैं पहले तो एनोडीकरण। ये अलग से पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है। अभी तो हमने एक ही हेडिंग डाली है, ऑक्सीजन साथ क्रिया धातुओं की। उसके बाद अभी कोई सेकंड पॉइंट नहीं आया है, अभी उसी में चल रहे हैं सब। एनोडीकरण ये कभी कभी क्या है, थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, अस्पष्ट सा। उससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। एनोडीकरण में क्या होगा, जो एल्युमिनियम है इसको ऑक्सीजन साथ क्रिया कराने पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर एक और परत चढ़ानी है, जिससे ये संचारित ना हो, उससे अधिक सुरक्षित रखने के लिए। तो क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम को एनोड बनाएंगे और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अवघटन करेंगे। एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और वो ऑक्सीजन गैस इस एल्युमिनियम के साथ दोबारा क्रिया करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड की एक और परत, जिससे क्या हो जाएगा, सुरक्षित। तो जो मैं लिख रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखेंगे नहीं, लिख भी सकते हैं। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने या चढ़ाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। कुछ सफाई में प्रॉब्लम आई थी, यानी इसको स्पष्ट देखने में, उससे आपको कोई दुविधा ना हो। मैंने सभी शब्दों का उच्चारण सभी को क्रम से कहा है, उसको सुनकर अब तक काम चला सकते हैं। बाकी अभी तक एनोडीकरण में क्या किया है कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है।
एल्युमिनियम ऑक्सीजन साथ या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर एल्युमिनियम के ऑक्सीजन संपर्क में आने पर इस पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जो इसे संक्षारण से बचाती है। इसे संक्षारण से और अधिक बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एक और परत चढ़ाएंगे। इसको क्या कहेंगे? एनोडीकरण। इसे संक्षारण से या इस पर इस पर ऑक्साइड की एक और परत चढ़ाकर संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इस पर ऑक्साइड की एक और परत चढ़ा दें, जिससे संक्षारण से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अवघटन किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन किया जाता है। आपको पता है 2 एनोड हैं, नहीं 2 इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, जो कि इसका ऑक्सीकरण करेगी। इससे एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ क्रिया कर
एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाती है। ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण करती है। इस ऑक्साइड की मोटी परत को विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है, जिससे एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये इसका पॉइंट है। इस ऑक्साइड की परत को रंगकर आसानी से विभिन्न रंगों में रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। हुआ क्या, अभी दोबारा चेक करता हूँ कितना हो गया। अभी तक हमने क्या जाना है, केवल एक पॉइंट, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें भी पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन साथ क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन साथ क्रिया कर क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। उसमें हमने जाना कि धातुएं जो हैं अलग अलग अभिक्रिया दर्शाती हैं ऑक्सीजन साथ। तो वो सभी पॉइंट्स जाने कि सोडियम पोटेशियम तीव्र अभिक्रिया करती हैं, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लेड इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अभिक्रिया नहीं करती। आयरन ये भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन इसका चूर्ण अभिक्रिया करता है और तुरंत जलने लगता है ज्वाला में। कॉपर पर काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स जाने नोट में कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा, धातु ऑक्साइड में प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय। तीसरा पॉइंट हमने जाना कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। उन्हें कहा उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों तुम्हें याद रखनी है। उदाहरण 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए या नाम लिखिए। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसके बाद एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जैसे ये क्रिया करता ऑक्सीजन साथ। इस परत को अगर मोटा कर दें तो ये संचालित होने से बचाया जा सकता है। इसी प्रक्रम को अपक्रिया को क्या कहेंगे, एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया या बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। इसके लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एनोड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के साथ इसका विद्युत अपघटन होने देते हैं। इस प्रक्रम में जैसे इसमें अपक्रिया हो रही है, एनोड पर ये एल्युमिनियम है तो इस पर ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन, एनोड धनायन। तो ऋणायन एनोड की ओर
यानी धनायन की ओर आकर्षित होगा तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होगी, और वो पहले से वहाँ कौन है, एल्युमिनियम, जिससे इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाएगी। इस परत को रंगकर आसानी से रंगा जा सकता है विभिन्न रंगों में, और एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और वो सुरक्षित और संरक्षित हैं। मतलब संक्षारण से सुरक्षित हैं। तो यही जाना है अभी हमने। चूँकि वीडियो की लंबाई, अगर हम इसमें और पढ़ें, हम पढ़ेंगे इसमें इसके बाद कि धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, तो उसमें भी यही पढ़ेंगे कि विभिन्न धातुएं जल के साथ विभिन्न अपक्रियाएं दर्शाती हैं, कुछ कैसे करती हैं, कुछ कैसे अपक्रिया करती हैं। उसको लाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्या करना है, चाहे आप कभी देखें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 दिन बाद, ये आपके काम आएंगी। और तो फिर कोई बात नहीं, छोटी सी बात नहीं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब पढ़ें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।